जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये वार्ता शुरू करने से पहले एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि रिकमेंडेशन देने का शेयर मार्केट के बारे में मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूं। मैं एक अध्यापक हूं। ये सब्जेक्ट मैंने लंबे समय तक पढ़ाया है, मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है, इसलिए जो मैं विश्लेषण कर रहा हूं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन कोई निवेश मेरे कहने पे मत कीजिएगा, मेरे इस वार्ता को वीडियो को सुन के मत कीजिएगा। अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है या अपने विवेक के आधार पे कीजिएगा। मैं केवल एक विश्लेषण कर रहा हूं। जैसे देखिए, 2-3 दिन पहले ये बताया गया कि हमारे देश की जीडीपी 8.2% हो गई, हाईएस्ट लेवल। और हमारा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इस प्रकार की बातें आप गोदी मीडिया में सुनते रहते हैं। अब अगर 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हो गई, यह भी बताया गया गोदी मीडिया में कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था उसका कोई असर नहीं हुआ, और देखिए उनके टैरिफ लगाने के बावजूद हमारी जीडीपी 8.2% हो गई। ये सब चीजें आपने गोदी मीडिया में सुनी होंगी और भक्तों के मुंह से सुनी होंगी। लेकिन अगर 8.2% की आपकी जीडीपी हो गई होती, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जीडीपी का बढ़ना या घटना डिपेंड करता है बेस इफेक्ट पे। पिछले साल इसी पीरियड पे आपकी जीडीपी अगर ज्यादा थी तो इस बार कम दिखाई पड़ेगी, और पिछली बार अगर कम थी तो इस बार ज्यादा दिखाई पड़ेगी। मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि दो भाई बहन हैं, एक के 50% मार्क्स आए थे, एक के 90% आए थे। तो 50% वाला अगर 75% लाता है तो 50% का इंक्रीमेंट होता है, और जिसके 90% था वो 50% का इंक्रीमेंट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसका 100%। तो बेस जितना ज्यादा ऊंचा होगा, ग्रोथ उतनी कम होगी। इसीलिए अमेरिका की, क्योंकि 27 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो वहां पे 2% की ग्रोथ या 3% की ग्रोथ भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देती है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में। और हमारी क्योंकि 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 4% का कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में है, तो हमारा जीडीपी का बहुत घटना या बढ़ना विश्व की आर्थिक परिस्थिति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं डालता। लेकिन अगर 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हो गई होती और हमारे देश में इतनी बड़ी आर्थिक प्रगति हो रही होती, तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता दो चीजों पर। पहला ये कि रुपया मजबूत होता और शेयर मार्केट बढ़ता। और रुपए के मजबूत होने से और शेयर मार्केट के मजबूत होने के बीच में एक अंतर संबंध है, वो भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जो शेयर मार्केट में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, वो फ्यूचर ग्रोथ को देख के इन्वेस्ट करता है। पास्ट तो कंपनियों का पता है, किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों के पास्ट के बारे में पता है, प्रेजेंट के बारे में पता है। लेकिन हर व्यक्ति एक पूर्वानुमान लगाता है कि भविष्य में उस देश की या उस कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। उसके लिए वो अपने अपने टूल इस्तेमाल करता है, अपने अपने इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करता है, और भविष्य को, संभावना को देखते हुए वो इन्वेस्ट करता है। क्योंकि भविष्य में अगर कोई कंपनी अच्छा काम करेगी या कोई देश बहुत अच्छा काम करेगा, तो वहां शेयर मार्केट में पैसा लगाना श्रेयस्कर होगा, और अगर नहीं करेगा तो नहीं। जैसे एक हिंदी की कहावत है, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। मतलब जैसे जब आप पौधा खरीदने जाते हैं तो आप कौन सा पौधा खरीदते हैं? एक मुरझाए हुए पत्तों वाला पौधा तो खरीदते नहीं, हरे पत्तों वाला पौधा खरीदते हैं, जिससे आपको लगता है कि ये पौधा बाद में वट वृक्ष बनेगा, इसलिए उसे खरीदते हैं, क्योंकि उसकी भविष्य की संभावनाएं अच्छा वृक्ष बनने की अच्छी होती हैं। इसीलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था। और इसीलिए जो गुरु होते हैं अपने श्रेष्ठतम शिष्य को चुनकर उसे संवार कर भविष्य में उसको अपने हाथ की बागडोर दे देते हैं, भविष्य को देखते हुए, पास्ट और प्रेजेंट को नहीं। पास्ट में उसका कोई भी पास्ट रहा हो, लेकिन अगर उसके अंदर उसे गढ़कर अच्छी तरह बनाने की संभावना होती है, तो गुरु उसे एक अच्छा आकार दे देता है और वो उसका नाम रोशन करता है। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही होती और इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी होने की संभावना होती, तो पहली बात तो यह है कि देश का शेयर मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता। अच्छा, एक गलतफहमी शेयर मार्केट में और ज्यादा है कि एक साल में शेयर मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया।
जबकि आप वास्तविकता अगर देखेंगे तो आज की तारीख में जो शेयर मार्केट है वो अपने उच्चतम स्तर से अभी भी नीचे है। माने जो 14-15 महीने पहले उच्चतम स्तर निफ्टी का और सेंसेक्स का था, अभी उसे छुआ नहीं है। इसका मतलब पिछले 15 महीने में शेयर मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव रिटर्न दिया। अगर पॉजिटिव रिटर्न दे तो कम से कम 10% का रिटर्न तो आपको शेयर मार्केट से मिलना चाहिए, क्योंकि 8%, 7.5% तो आपको बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट टूल्स में मिल जाता है। तो अगर आपको 10% का रिटर्न मिलेगा, और अब शेयर मार्केट में तो देखिए निर्मला सीतारमन जी ने एक बहुत ज्यादा चालाकी भी कर दी है, कैपिटल गेन्स को बढ़ा दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी बढ़ा दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी बढ़ा दिया है। पहले आज से 4-5 साल पहले तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो था। इसका मतलब यह है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय तक रखते हैं तो उसमें कैपिटल गेन नहीं लगता था। 100 रुपए के शेयर अगर आप 150 में बेचते थे तो 50 रुपए का गेन अगर लंबे तक में आपने शेयर रखा है उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है। अब शॉर्ट टर्म में भी लगता है, लॉन्ग टर्म में भी लगता है। तो अगर आपको 10% का रिटर्न मिला, उसमें आपने कैपिटल गेन दे दिया तो 8% का रिटर्न मिला, वो एफडी में भी मिलता। तो 10% से ज्यादा का रिटर्न अगर नहीं हो तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। और यहां तो मैं बात कर रहा हूं 15 महीने के अंदर आपका रिटर्न नेगेटिव है, तो इसका माने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके वास्तविकता आपने नुकसान उठाया है। अच्छा, जब से ये खबर फैलाई गई है कि 8.2% का जीडीपी ग्रोथ हुई है, तब से शेयर मार्केट गिर रहा है। भाई आपने देखा मंडे को भी शेयर मार्केट गिरा, ट्यूसडे को भी गिरा, आज वेडनेसडे है, आज भी शेयर मार्केट गिरा हुआ है। इसका माने वो 8.2% की ग्रोथ जो बता रही है वो वास्तविकता नहीं है, वो केवल विंडो ड्रेसिंग है। उसे तैयार करके, मेकअप करके, तैयार करके आपके सामने पेश किया जा रहा है, और वो नहीं है जो असली बात है। क्योंकि अगर फ्यूचर ग्रोथ अच्छी दिखती और लोगों को दिखता कि जहां पे 6.5% और 5.5% की जीडीपी ग्रोथ हो रही थी, वहां पे 8.2% और 8.5% के लेवल पे पहुंच गई है, तो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते। शेयर मार्केट के गिरने का मतलब है कि पैसा लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि उसे फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में विश्वास नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, रुपए का तेजी से पिछले 2-3 दिन के अंदर गिरना, 88, 89 के लेवल से आज की तारीख में $1 की कीमत 90 रुपीज से ऊपर हो गई है। इसका मतलब यह है कि आज भारतीय रुपए से अगर आप $1 खरीदना चाहेंगे तो आपको 90 रुपए से ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेजना चाहेंगे, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ना भेजना चाहेंगे या अमेरिका घूमना चाहेंगे, तो आपको $1000 खरीदने के लिए 90 रुपए के हिसाब से डॉलर खरीदना पड़ेगा, जो कि 10 दिन पहले तक आप 88 या 89 रुपीज का खरीद सकते थे। तो आपका तो जेब से पैसा चला गया। आपने बच्चे को जो स्कूल अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेजा था वो हो गया। अच्छा, रुपया कमजोर होने का मतलब क्या है और डॉलर के मजबूत होने का तरीका क्या, कारण क्या है? भाई देखिए, डॉलर क्यों मजबूत होता है, क्यों डॉलर कमजोर होता है रुपए की तुलना में, उसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। भारत डॉलर कमाता कैसे है? भारत डॉलर कमाता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम निर्यात करते हैं। जब हम निर्यात करते हैं तो विदेश से डॉलर हमारे देश के अंदर आता है। जब विदेशी हमारे देश में घूमने आते हैं तो वो डॉलर खर्च करते हैं, डॉलर हमारे देश में आता है। जब यूनिवर्सिटीज के अंदर विदेशी बच्चे आके पढ़ते हैं तो डॉलर खर्च करते हैं। माने डॉलर का इनफ्लो जब होता है तो रुपया मजबूत होता है, और डॉलर जब आउटफ्लो होता है, डॉलर जब बाहर जाता है तो रुपया कमजोर होता है। डॉलर बाहर कैसे जाता है? जब आपके इंपोर्ट बढ़ते हैं, जब आपके बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं और रुपए से डॉलर खरीदते हैं तो डॉलर अंदर आता है, रुपया बाहर जाता है, रुपया कमजोर हो जाता है, डॉलर मजबूत हो जाता है। अब सवाल यह है कि अगर आपकी जीडीपी बढ़ी होती, अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ा होता तो आपका रुपया मजबूत होता। लेकिन रुपया इस गंभीर स्थिति में आज की तारीख पहुंच गया है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह से मोदी जी ने सत्ता सौंप ली थी 2014 में, तो 62 रुपए का डॉलर था, आज 90 रुपए का। इसका माने 50% का रुपए की गिरावट पिछले 11 साल में हो गई है, जो पिछले 77 साल में सबसे बड़ी गिरावट। और जहां पे एक रामदेव कहा करते थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो $1 का $1 हो जाएगा, इतनी ज्यादा गिरावट आज तक कभी नहीं हुई।
अच्छा, रुपए का बहुत ज्यादा गिरना भी शेयर मार्केट को गिराने का कारण बनता है। भाई अगर आप देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं जो डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, वो बेच रहे हैं। इसका माने वो डॉलर निकाल रहे हैं। डॉलर निकाल रहे हैं इसका माने रुपया कमजोर हो रहा है। सारा का सारा शेयर मार्केट किस चीज पर डिपेंड है और किस वजह से टिका हुआ है, उसका कारण म्यूचुअल फंड्स की परचेसिंग और क्योंकि सरकार ने पेंशन बंद करके यूपीएस और एनपीएस में पैसा लगवा दिया है जो शेयर मार्केट में लग रहा है और क्योंकि वो लोग खरीदारी कर रहे हैं तो सारा का सारा विदेशी निवेशक शेयर बेच रहा है और भारतीय निवेशक शेयर खरीद रहे हैं, इसलिए शेयर मार्केट टिका हुआ है। क्योंकि जब विदेशी आदमी होता है, मान लीजिए उसने जब 80 रुपए का डॉलर था, तब 1 लाख रुपए भारतीय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब 80 रुपए में अगर उसको 12% का रिटर्न मिला और 90 रुपए का मान लीजिए हो गया वो शेयर, लेकिन जब वो बेचता है तो उसको जो 90 रुपए मिलते हैं भारत के शेयर मार्केट में बेचने से, उससे उसे उतने ही डॉलर मिलते हैं जितने उसने खरीदे। तो रुपए का कमजोर होने से जो विदेशी निवेशक है वो हतोत्साहित होता है भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए। तो रुपए का कमजोर होना, विदेशी निवेशक का भारत के अंदर शेयर्स का बेचना, अच्छा फिर जब रुपया कमजोर होता है तो आप जो बहुत बड़े आयातक हैं कच्चे तेल के, वो कच्चा तेल जब आप खरीदते हैं तो पहले 80 रुपए का डॉलर था तो आप 80 रुपए का खरीदते थे, अब 90 रुपए का खरीदते हैं। तो 12% की तो आपकी कॉस्ट वैसे ही बढ़ गई। अच्छा, उसके बाद अमेरिका के दबाव में क्योंकि आप हैं और रूस से जो आपको 25-30% सस्ता तेल मिल रहा था वो अब नहीं आप ले पा रहे हैं और अमेरिका से और दूसरी जगह से महंगा तेल 25% पे खरीद रहे हैं। तो एक तरफ तो तेल आपको 25% महंगा मिलेगा और दूसरा आपका रुपया कमजोर होने की वजह से आपको 12% ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इससे डॉलर का आउटफ्लो और ज्यादा बढ़ेगा, रुपया और ज्यादा कमजोर होगा और शेयर मार्केट और ज्यादा गिरेगा। यह मैं विश्लेषण कर रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। तो रुपए का गिरना, शेयर मार्केट का गिरना यह दिखा रहा है जो जुमला दिया गया था वास्तविकता में आपको धोखा देने के लिए दिया गया था। इसलिए हर देशवासी के लिए आवश्यक है कि देश की आर्थिक स्थिति पे निगाह रखे, छोटे मोटे आर्थिक विषयों को समझे, शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके बारे में समझे, हमारे बैंक कितने सुदृढ़ हैं, कितने सुरक्षित हैं उसके बारे में समझे। और ये जो फिनोमिनाज हैं रुपए का, इकोनॉमिक कंडीशन का, विश्व की इकोनॉमिक कंडीशन का, भारत के रुपए का, इसके लिए जुमलों का सहारा न लें और अपने आप विश्लेषण करें, सही विश्लेषण को सुने और अपना निर्णय लें, वरना आपका पैसा डूब जाएगा। फिर आपको लगेगा कहां तो अच्छे दिन के इंतजार कर रहे थे, ये तो बुरे दिन आ गए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।